कभी ऐसा हुआ है कि एक बहुत ज़रूरी ईमेल लिखने के लिए लैपटॉप खोला हो, पर नज़र कोने में पड़े फ़ोन पर चली गई और सोचा बस 1 मिनट देख लेती हूँ क्या चल रहा है, और वो 1 मिनट का 15 मिनट में बदल गया, पता ही नहीं चला। इंस्टाग्राम रील्स, किसी दोस्त की स्टोरीज, कुछ मज़ेदार पोस्ट, और जब तक होश आया दिमाग एकदम थक चुका था। फिर ईमेल पर वापस लौटे तो इनबॉक्स में पुराने मैसेज डिलीट करने लगे, स्पैम साफ करने लगे, मतलब कुछ भी करने लगे सिवाय उस काम के जिसके लिए बैठे थे। और दिलचस्प बात यह है कि हमने कोई भारी शारीरिक काम नहीं किया, फिर भी दिमाग पूरी तरह थक जाता है। ये एक अलग तरह की थकावट है। इसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमाग की सारी एनर्जी सोख ली गई हो, वो भी बिना कुछ हासिल किए। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे दिमाग के अंदर एक ही वक्त पर 100 अलग-अलग टैब्स खुले हुए हैं। एक विचार आता है और उसके पूरा होने से पहले ही दूसरा विचार उसे धकेल कर आगे आ जाता है। अगर आपका दिमाग भी हर 2 सेकंड में एक सोच से दूसरी पर ऐसे कूद रहा है, जैसे माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न फूट रहे हों, तो शायद आप अकेले नहीं हैं। इसे पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम कहा जा रहा है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। यह है क्या, हमारी डिजिटल दुनिया इसे कैसे बढ़ावा दे रही है, और क्या हम अपने भटकते हुए ध्यान पर वापस काबू पा सकते हैं? ये शब्द सुनने में थोड़ा कह सकते हैं मजाकिया लग सकता है, लेकिन एक बहुत ही असली और बढ़ती हुई समस्या को दिखाता है। पॉपकॉर्न ब्रेन उस मानसिक स्थिति को कहते हैं जहां दिमाग पर डिजिटल, इमोशनल और सूचना के आवेग, मतलब सब कुछ एक साथ लगातार हावी रहते हैं। नतीजा ये होता है कि दिमाग एक हाइपर एक्टिव मोड में फंस जाता है, जिसमें कोई भी एक विचार टिक नहीं पाता। एक के बाद एक विचार पॉप होते रहते हैं, ठीक पॉपकॉर्न की तरह। ये तो काफी हद तक आज के समय की सच्चाई बयान करता है। क्या ये कोई नया कॉन्सेप्ट है या पहले भी इस पर बात हुई है? इस विचार की जड़ें थोड़ी पुरानी हैं। इसे पहली बार 2011 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डेविड लेवी ने एक इंटरव्यू में इस्तेमाल किया था। लेवी, जो उस समय इंफॉर्मेशन स्कूल में थे, उनका तर्क था कि हमारी टेक्नोलॉजी हमें इस तरह से ट्रेन कर रही है कि हम लगातार नई और रोमांचक जानकारी की तलाश में रहते हैं। इससे हमारे दिमाग के लिए शांत रहना और एक चीज पर टिकना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। तो यहाँ से सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? हमारी ये डिजिटल दुनिया हमारे दिमाग के साथ आखिर कर क्या रही है? ये जो लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस हैं, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, इन्हें कुछ लोग डिजिटल चैटर्स भी कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई लगातार हमारे कान में फुसफुसा रहा है और हमें एक पल भी चैन से बैठने नहीं दे रहा। देखिए, इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। ये सब डोपामाइन के खेल से जुड़ा है, जो हमारे दिमाग का फील गुड या कह लीजिए रिवॉर्ड केमिकल है। हर बार जब हमें सोशल मीडिया पर एक लाइक, एक कमेंट या एक नया फॉलोवर मिलता है, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन की एक छोटी सी खुराक रिलीज होती है। यह हमें अच्छा महसूस कराती है। दिमाग इस एहसास को याद कर लेता है और फिर बार बार इसे पाने की कोशिश करता है। तो ये एक तरह का लूप बन जाता है। जैसे मैं बोर हो रही हूँ, चलो फोन उठाती हूँ, शायद कुछ नया आया हो। बिल्कुल। और ये लूप और भी मजबूत हो जाता है एक कॉन्सेप्ट की वजह से, जिसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। हाँ, इसका मतलब है अप्रत्याशित इनाम। जब हमें ये पक्का पता नहीं होता कि इनाम कब मिलेगा, तो हम उस व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। स्लॉट मशीनें वो बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। आप लीवर खींचते हैं, आपको नहीं पता कि आप जीतेंगे या हारेंगे, और यही अनिश्चितता, यही सस्पेंस आपको बार बार खेलने के लिए मजबूर करता है। आज के स्मार्टफोन की फीड्स और नोटिफिकेशंस ठीक उसी तरह डिजाइन की गई हैं। ये तो काफी डरावनी बात है। मतलब हम सोचते हैं कि हम फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, पर असल में फोन की डिजाइन हमें इस्तेमाल कर रही है। मुझे याद है मैंने किंग्स कॉलेज लंदन की एक स्टडी के बारे में पढ़ा था, जिसमें लगभग 73% लोगों ने ये माना कि उनका अटेंशन स्पैन, यानी किसी एक काम पर ध्यान लगाने की क्षमता, अब पहले जैसी नहीं रही। हाँ, और उस स्टडी में दिलचस्प बात यह थी कि ये सिर्फ युवाओं की समस्या नहीं थी। हर उम्र के लोगों ने यह महसूस किया। इससे भी आगे 2023 की एक साइंटिफिक रिपोर्ट स्टडी ने यह दिखाया कि अगर आपका फोन सिर्फ आपकी नजरों के सामने साइलेंट मोड पर स्क्रीन नीचे करके भी रखा हो, तब भी हाँ, तब भी आपके दिमाग का एक हिस्सा, जिसे हम कॉग्निटिव रिसोर्स कहते हैं, लगातार उस फोन पर खर्च होता रहता है। दिमाग का एक हिस्सा बस यही सोचता रहता है, उसे चेक करूं, कोई जरूरी मैसेज तो नहीं आया। मतलब फोन को सिर्फ पास रखने भर से ही हमारा ध्यान बट रहा है, भले ही हम उसे इस्तेमाल ना कर रहे हो। बिल्कुल। और इस पूरी समस्या में आग में घी का काम कर रहा है कंटेंट का विस्फोट। आज हमारे चारों तरफ इतनी जानकारी, इतने वीडियोस, इतने आर्टिकल्स हैं जितने पहले कभी नहीं थे।
2019 में नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में छपी एक स्टडी ने दुनिया भर के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि जैसे जैसे दुनिया में जानकारी की मात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी सामूहिक एकाग्रता मतलब कलेक्टिव अटेंशन घट रही है। हम किसी एक ट्रेंड, एक खबर या एक मुद्दे पर बहुत कम समय के लिए ध्यान दे पा रहे हैं। और हमारी स्क्रॉल करने की आदत। हाँ, हमारी लगातार स्क्रॉल करने की आदत ने हमारे दिमाग को प्रशिक्षित कर दिया है कि लंबा और गहरा कंटेंट बोरिंग है और छोटा, तेज और सनसनीखेज कंटेंट ही बेहतर है। तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे काम पर, हमारी पढ़ाई पर असल में क्या असर पड़ रहा है? क्या इस पर कोई शोध हुआ है कि हमारा ध्यान देने का समय असल में कितना कम हो गया है? क्योंकि महसूस तो होता है कि ये बहुत तेजी से गिरा है। इस पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ग्लोरिया मार्क ने। उन्होंने अपनी किताब अटेंशन स्पैन में दशकों के शोध का जिक्र किया है। उनके शोध का एक आंकड़ा तो होश उड़ा देने वाला है। 2004 में जब उन्होंने ऑफिस में काम करने वाले लोगों पर अध्ययन शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि एक इंसान औसतन 2.5 मिनट तक किसी एक स्क्रीन या काम पर ध्यान दे पाता था। 2.5 मिनट, ये भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। उस समय के हिसाब से ये भी कम था, लेकिन आज के आंकड़े से तुलना करेंगे तो ये बहुत ज्यादा लगेगा। ग्लोरिया मार्क के हालिया शोध के अनुसार आज ये औसत घटकर सिर्फ 47 सेकंड रह गया है। 47 सेकंड? 1 मिनट भी नहीं? ये तो मतलब यकीन करना भी मुश्किल है। मतलब हम कोई काम शुरू करते हैं और 1 मिनट पूरा होने से पहले ही हमारा दिमाग हमें किसी और चीज की तरफ खींच ले जाता है। हाँ, और हम में से ज्यादातर लोग इसे मल्टीटास्किंग समझकर अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन यह मल्टीटास्किंग नहीं है। ग्लोरिया मार्क इसे अटेंशन स्विचिंग कहती हैं, और ये हमारे दिमाग के लिए बहुत थकाने वाला काम है। हर बार जब हम एक काम से दूसरे पर कूदते हैं, तो हमारा दिमाग उस नए काम के कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ता है, जो एक स्विचिंग कॉस्ट के साथ आता है। ये हमारे दिमाग के लिए माइक्रो स्ट्रेस का एक साइकिल बनाता है। इससे न सिर्फ हमारा तनाव बढ़ता है, बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी भी गिरती है और गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है। और शायद इसीलिए दिन के अंत में हम इतना थकावा महसूस करते हैं। 2024 के डेटा रिपोर्टर ग्लोबल ओवरव्यू के अनुसार लोग औसतन रोजाना 6.5 घंटे स्क्रीन पर बिता रहे हैं। अगर हम हर 47 सेकंड में अपना ध्यान बदल रहे हैं, तो जरा सोचिए हमारा दिमाग दिन भर में कितनी बार ये थकाने वाली स्विचिंग कर रहा होगा। बिल्कुल, ये समस्या इतनी आम हो गई है कि लोग अक्सर इसे एक और चीज से कंफ्यूज कर लेते हैं, ADHD। और यह एक बहुत ही जरूरी अंतर है जिसे समझना हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये सवाल मेरे मन में भी था। बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान भटकना, बेचैनी महसूस करना, ये सब ADHD के लक्षण हैं। तो क्या पॉपकॉर्न ब्रेन और ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक ही चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये गलतफहमी खतरनाक हो सकती है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ADHD जो है वो मस्तिष्क के विकास से जुड़ी एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। ये कोई आदत या लाइफस्टाइल की समस्या नहीं है। इसके लक्षण अक्सर बचपन से ही मौजूद होते हैं और ये व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर असर डालती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के संपर्क में हो या ना हो। और इसके भी अलग-अलग प्रकार होते हैं जहां तक मैं समझती हूँ। हाँ, मोटे तौर पर इसके 2 मुख्य प्रकार होते हैं। एक है इनअटेंटिव टाइप, जिसमें व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में, चीजें व्यवस्थित रखने में मुश्किल होती है, और दूसरा प्रकार है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप, जिसमें व्यक्ति बेचैन रहता है, एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देता है। ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है जिसके लिए प्रॉपर इलाज की जरूरत होती है। और इसके मुकाबले पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम क्या है? पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम वो हमारी आधुनिक डिजिटल जीवन शैली और हमारी आदतों का नतीजा है। ये कोई स्थायी मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है। इसकी जड़ हमारे दिमाग के विकास में नहीं, बल्कि हमारे वातावरण और हमारे व्यवहार में है। और अच्छी खबर यह है कि चूंकि ये आदतों से पैदा हुआ है, तो इसे आदतों को बदलकर ठीक भी किया जा सकता है। हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं। ये सब सुनकर काफी निराशाजनक लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम इस डिजिटल दुनिया में फंस गए हैं। लेकिन क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम अपने दिमाग पर वापस कंट्रोल पा सकते हैं? बिल्कुल पा सकते हैं। ये मुश्किल जरूर है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया के खिलाफ लड़ रहे हैं जो हमारा ध्यान खींचने के लिए ही डिजाइन की गई है। लेकिन कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जो हमारे दिमाग को रीसेट करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रभावी तरीका है चंकिंग। चंकिंग, इसका क्या मतलब है? चंकिंग का मतलब है किसी बड़े या मुश्किल काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना।
जैसे अगर आपको एक 20 पेज की रिपोर्ट लिखनी है तो ये सोचकर एक घबराहट हो सकती है। लेकिन अगर आप उसे ऐसे तोड़ें, पहला काम सिर्फ रिसर्च करना, दूसरा काम आउटलाइन बनाना, तो दिमाग पर बोझ कम हो जाता है। ये एक समय में एक ही काम करने का सिद्धांत है। अच्छा, इससे दिमाग को एक उपलब्धि का एहसास होता है और वो अगले छोटे काम के लिए तैयार हो जाता है। ये तो समझ में आता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। हमारा दिमाग जो लगातार हाइपर एक्टिव मोड में है, उसे शांत करना जरूरी है। इसके लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन बहुत कारगर हैं। 2021 की एक माइंडफुलनेस स्टडी से पता चला है कि नियमित मेडिटेशन हमारे दिमाग के उस हिस्से को मजबूत करता है जो आवेग नियंत्रण, मतलब इम्पल्स कंट्रोल और फोकस के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन एक ऐसे दिमाग के लिए मेडिटेशन करना जो पहले से ही पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा हो, बहुत मुश्किल नहीं होगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगता है, इसीलिए ज़रूरी नहीं कि आप सीधे 30 मिनट के लिए बैठ जाएं। आप सिर्फ 5 मिनट की गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं, या बस थोड़ी देर के लिए टहलने निकल जाएं, बिना फ़ोन के। मकसद सिर्फ दिमाग को उस लगातार चल रहे शोर से एक छोटा सा ब्रेक देना है। ये ब्रेक दिमाग को रीसेट करने में मदद करता है। ये व्यवहारिक लगता है। इसके अलावा हमारे डिजिटल आदतों के बारे में क्या? उन्हें कैसे सुधारा जाए? यहीं पर डिजिटल हाइजीन का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे हम रोज नहाकर अपने शरीर को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने डिजिटल जीवन को भी साफ सुथरा रखने की जरूरत है। इसकी कुछ बहुत ही सरल आदतें हैं, जैसे सुबह उठते ही और रात को सोने से कम 1 घंटा पहले फोन को दूर रख देना। सुबह का पहला घंटा आपका अपना होना चाहिए, न कि दुनिया के एजेंडे का। सही बात है। और रात में स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारी नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को दबा देती है, जिससे दिमाग को आराम नहीं मिल पाता। और दिन के दौरान? दिन के दौरान एक समय में एक ही डिवाइस का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें और उन ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद कर दें जो सबसे ज्यादा ध्यान भटकाते हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। आप चाहें तो उन पर ऑटो लॉक भी लगा सकते हैं या कुछ समय के लिए उन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये सब सुनने में तो अच्छा है, पर इन आदतों को अपनाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। कोई और तरीका है जो इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान बना सके? हाँ, एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प तरीका है जिसे 90 सेकंड का नियम, 90 सेकंड रूल कहते हैं। ये न्यूरोसाइंटिस्ट जिल बोल्ट टेलर के काम पर आधारित है। उनका कहना है कि किसी भी भावना की जो शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, जैसे गुस्सा या बेचैनी, वो हमारे शरीर में सिर्फ 90 सेकंड तक रहती है। उसके बाद जो हम महसूस करते हैं वो हमारी अपनी मानसिक कहानी होती है। 90 सेकंड? ये सुनने में बहुत छोटा लगता है। क्या सच में इतने कम समय में हमारा दिमाग उस आदत के लूप से बाहर आ सकता है? मुझे थोड़ा शक हो रहा है, क्योंकि फोन उठाने की वो तलब तो बहुत मजबूत होती है। आपका शक जायज़ है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। असल में 90 सेकंड का मकसद उस तलब को ख़त्म करना नहीं, बल्कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया को बदलना है। नियम यह है कि जब भी आपको काम के बीच में फ़ोन उठाकर स्क्रॉल करने की तीव्र इच्छा हो, तो आप बस घड़ी देखकर 90 सेकंड तक रुकें। उस इच्छा को महसूस करें, उसे देखें, लेकिन उस पर एक्ट न करें। तो उन 90 सेकंड में होगा क्या? आप पाएंगे कि ज़्यादातर मामलों में 90 सेकंड पूरे होने तक वो तीव्र इच्छा या तो कम हो जाएगी या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये छोटा सा पॉज उस ऑटोमेटिक बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने के लूप को तोड़ता है। यह आपको चुनाव करने का मौका देता है। धीरे धीरे ये आपके दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करता है कि हर आवेग पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। यह आप कह सकते हैं, आत्मनियंत्रण की मांसपेशी को मजबूत करने जैसा है। तो कुल मिला के पॉपकॉर्न ब्रेन हमारी डिजिटल दुनिया की एक वास्तविक चुनौती है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को अनजाने में ही बदल रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम असहाय नहीं हैं। चंकिंग के जरिए कामों को आसान बनाना, मेडिटेशन से दिमाग को शांत करना, डिजिटल हाइजीन अपनाना और 90 सेकंड के नियम से आवेगों को नियंत्रित करना, इन सचेत प्रयासों से हम अपने फोकस को वापस पा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी देना जरूरी है। अगर ये सब तकनीकें आजमाने के बाद भी फोकस की समस्या आपके काम, रिश्तों और मानसिक शांति पर गहरा असर डाल रही है, तो किसी मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। कभी-कभी इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है जिसे पेशेवर मदद की जरूरत हो। अपने दिमाग को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। अगर इसे सही समय पर आराम और रीसेट नहीं किया गया तो ये बर्नआउट जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि अपने दिमाग को रीसेट करने के तरीके हमारे हाथ में हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर सोचने पर मजबूर करता है।
हमने ये तो जान लिया कि अपने दिमाग को कैसे रीसेट करना है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या टेक्नोलॉजी बनाने वाली कंपनियां भी इस समस्या को सुलझाने में कोई भूमिका निभा सकती हैं, या फिर उनकी सफलता हमारे ध्यान भटकने पर ही टिकी